स्टार्ट है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका पेपर है और यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। बिना किसी डर के आप वीडियो को 10 से 15 मिनट देखिए और आपके दिमाग और आपकी नसों में मैं बैठा दूंगा। सबसे पहले यूनियन पार्लियामेंट के बारे में अगर मैं दोस्तों बात करूं, आप जैसे कि जानते हैं हमारे देश में अगर हम बात करते हैं पूरे देश के बारे में, तो आपके दिमाग में पहले तो एक भारत का नक्शा आना चाहिए जहां पे एक शब्द आता है यूनियन। मेरी बात समझ में आ गई। और जब हम यूनियन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यानी पूरे देश के बारे में हम जब बात करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट आते हैं और उन कई सारी स्टेटों से मिलके एक हमारा देश का निर्माण होता है। अगर हम बेसिकली यहाँ पे आपको एक रफली स्ट्रक्चर के रूप में बताते हैं, तो ये जो बेसिकली मैंने एक भारत का मैप बनाया है, ठीक है, ये रफली है मेरे भाई, ठीक है, तो ये रफली मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ये पूरे देश को यहाँ पे एक शब्द में डिनोट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूनियन। और इसके लिए जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं, जो भी काम होता है वो इस पार्लियामेंट के अंतर्गत होता है। एक बात हम आपको फैक्चुअल बता दें, वैसे पेपर में आपके नहीं आएगा, ये ओल्ड पार्लियामेंट है। न्यू पार्लियामेंट का नाम है सेंट्रल विस्टा। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये ओल्ड पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर दे रखा है, आपके सिलेबस में यही बना है, लेकिन जो न्यू पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं फोटो मेंशन कर दूंगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है, ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, साथ ही साथ ये एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। और जो पार्लियामेंट होती है मेरे भाई, ये कैसे बनती है, कैसे काम करती है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यूनियन पार्लियामेंट है, इसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। फेडरल का मतलब क्या होता है, एक होता है सेंट्रल, मैंने बताया, दूसरा होता है स्टेट। अब सपोज करिए कि एक माता पिता के दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है सेंट्रल और दूसरे का नाम है स्टेट। मेरी बात समझ में आ गई। तो सेंट्रल के मैटर में ना स्टेट इंटरफेयर केयर करता है, स्टेट के मैटर में ना सेंट्रल इंटर, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। मेरी बात समझ में आए। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फेडरल बोलते हैं। और यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब होता है कि अब जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, फेडरल का मतलब तो आप समझ में आ गया होगा। तो जब सरकार बनाते हैं डेमोक्रेसी में, तो एक होता है होल्डिंग टुगेदर और एक होता है कमिंग टुगेदर। जैसे होल्ड का मतलब होता है पकड़े रहना, मेरी बात है, चाह के भी तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरी बात, जैसे जोक होता है ना, छपक जाता है, छूट नहीं पाता, उसे कहा जाता है। और होल्डिंग टुगेदर का मतलब, कमिंग टुगेदर होता है जब एक साथ सब मिलते हैं यहाँ के। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनियन पार्लियामेंट के बारे में, तो बेसिकली एक फेडरल फॉर्म होगा, दूसरा यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। और यूनिटरी थोड़ा सा चेंज आता है। तो एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, सेंट्रल। तो आपको पता है हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 12 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। और जो शेड्यूल 7 नंबर पे आता है उसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें वर्क को डिसाइड किया गया है, वर्क को डिसाइड किया गया है। ये समझ लीजिए पापा है और ये मम्मी है, और जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्करेंट हो जाता है, यानी कुछ काम दोनों साथ साथ करते हैं, ये अकेले करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर आता है, बैंकिंग है, ठीक है, ये सारे यूनियन लिस्ट के आते हैं। और इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। वही स्टेट लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स आते हैं और ये लोकल इंपॉर्टेंस को देते हैं। जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, इनके बारे में बात की जाती है। वहीं अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 47 सब्जेक्ट आते हैं, जहां दोनों मिलकर, जैसे आप एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनल लॉ है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपके यहाँ पे इसमें आती है। और इन तीनों में जो नहीं आती है, अब समझ लो नाजायज बच्चा है, ठीक है, समझने के लिए, जो ना पता है किस इसका बाप कौन है, ठीक है, लेकिन परवरिश तो करना ही। तो जो इन तीनों में नहीं आता वो आ जाता है रेसिड्यूसरी में। मेरी बात समझ में आ गई। जो इन तीनों में नहीं आएगा वो कहां पे आएगा, रेसिड्यूसरी में आ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ये पावर चली कहां जाती है, यूनियन के पास। मेरी बात है। तो ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, जैसे आर्टिफिशियल एआई आज कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, साइबर लॉ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रेसिड्यूसरी पावर के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि फेडरल का मतलब समझाया मैंने, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। लेकिन आज की डेट में ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल ना ही स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करती है और स्टेट जो होता है सेंट्रल के मैटर में। और यूनिटरी का मतलब होता है जहां पर पूरी पावर सेंटर के पास आती है। मेरी बात समझ में आ गई है। तो ये चीज, यह ध्यान रखना। और इसका एग्जांपल आप यूएसए का ले सकते हो।
और इसका एग्जांपल आप इंडिया का ले सकते हो। अभी समझने के लिए खाली बता रहा हूं, बाकी डिटेल एनालिसिस बाद में करेंगे। तो आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जहां पे लिखा है आर्किटेक्चर द थ्री पिलर ऑफ द पार्लियामेंट। थ्री पिलर का मतलब होता है, अब जैसे छोटा एग्जांपल में देता हूं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आता है लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा और फिर आता है आपका प्रेसिडेंट। तो ये तीन लोग जो होते हैं ना, ये तीन लोग बेसिकली, इनको मानो ये जो दो लोग हैं, ठीक है, ये है मॉम और ये है डैड, कुछ ना कुछ किए हैं जिसकी वजह से आगे कुछ हो गया। मेरी बात समझे? तो इन तीन पिलर, दो जिस्म एक जान यहां पे आएगा, तो चीजों को समझिए, ठीक है। और ये इनका कुछ मतलब होता है, क्या मतलब है वो अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो लोकसभा यहां पे आप देख रहे हो, लोकसभा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कितने मेंबर है वो आगे हम बात करेंगे। तो लोकसभा जो होता है, जिसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं, क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपुल होते हैं। और यहाँ पे इनका वोट डायरेक्ट इलेक्ट होता है। लोकसभा में जो बंदे बैठते हैं उनको हम MP कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब भी आपसे कोई पूछे पार्लियामेंट क्या होता है, तो जहां ये तीनों लोग आ जाएं तो वो बन जाता है पार्लियामेंट। मेरी बात समझ में आई? तो देखिए क्या लिखा है, पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ टू लेजिस्लेटिव हाउस, इट इज ए ट्राइपार्टाइट बॉडी ऑफ द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव विल्डिंग द सुप्रीम गवर्नेंस अथॉरिटी। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका बात ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में बात करें, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमने किसी को चुना, उसने किसी और को चुन लिया, हमने किसी से प्यार किया, उसने किसी और से प्यार कर लिया, दुख तो होता ही है, मैं बात को समझता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा, तो हमने इनको चुना, इन्होंने किसी और को चुन लिया। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये राज्यसभा का आ गया। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ इनडायरेक्ट, और प्रेसिडेंट भी क्या होता है, इनडायरेक्टली ही इलेक्ट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट का काम क्या होता है मेरे भाई, तो लोकसभा है, इसको कभी भी, यानी कि समन का मतलब होता है बुलाना। सेशन, 3 सेशन होते हैं, वो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। गिव द फाइनल एसेट्स, अब ये दोनों कोई काम किए, ठीक है, तो इन पर मोहर कौन लगाता, थप्पा। मेरी बात समझ में आ गई? आप जैसे मियाँ बीवी है, शादी हो गई, बच्चा जायज है या नाजायज है, ये तो समाज का दस्तूर ही बताता है। वैसे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बिल के बेस पे बताता है। यहाँ पे बिल पेश होता है, पहले यहाँ पे ये डिपेंड करता है बिल भी कौन सा है, ऑर्डिनरी है या मनी है। तो कोई बिल यहाँ पे आया, उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन कौन करता है, यहाँ पे कंफर्मेशन करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, इसको हम अपर हाउस कहते हैं। ये हाउस ऑफ द पीपुल है, ये काउंसिल ऑफ द स्टेट है, ये ध्यान रखना है। ये आपकी टेम्परेरी बॉडी है, ये आपकी परमानेंट बॉडी है, ठीक है। तो ये ऐसा समझ सकते हो मेरे भाई, ये है गर्लफ्रेंड, ये है बीवी। गर्लफ्रेंड छोड़ के जा सकती है, बीवी छोड़ के नहीं जाएगी। ये 5 साल के लिए, 5 साल बाद भाग जाएगी, ठीक है, किसी न किसी के साथ भागेगी, ठीक है। और ये 1/3 गायब हो जाते हैं, ठीक है, 2 साल में, लेकिन रहेगी परमानेंट, ईमानदार है, ठीक है। ऐसे ही लोग को साथ में लेके चलो। अब आते हैं लोकसभा का केस। देखिए लोकसभा में जो लोग वोट डालते हैं उनके लिए बनता है वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड में बहुत सारी चीजें मेंशंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के मेंबर्स के बारे में बात करें तो मैक्सिमम मेंबर होते हैं 550, जिसमें से 530 स्टेट से आते हैं और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। और जो इनका टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। हाँ, 5 साल से पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अब ये केस होता है नेशनल इमरजेंसी का, ये एक्सटेंड भी, मतलब 5 साल से पहले डिसॉल्व भी हो सकती है और 5 साल से आगे बढ़ भी सकती है। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी के केस में ये हुआ था। मेरी बात है, तो 1-1 साल करके 2 बार एक्सटेंड की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नेशनल इमरजेंसी के केस में होता है, एक बार में 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही राज्यसभा के बारे में बात करें, जैसे वो टेम्परेरी थी, ये परमानेंट बॉडी है, उसका टाइम पीरियड 5 साल का था, इसका टाइम पीरियड 6 साल का है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको चाह के भी नहीं, जैसे अभी मैंने बताया ना, बीवी बन गई है तुम्हारी, ठीक है, और ये वाइफ तुम चाह के भी नहीं छोड़ सकते, गर्लफ्रेंड तो तुम बदल लोगे, ठीक है, वाइफ कहां बदल पाओगे इतनी आसानी से, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है 250 मेंबर की होती है। 245 मेंबर जो होते हैं वो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए
ये इलेक्शन, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 543 पे इलेक्शंस होते हैं। कितने पे इलेक्शंस होते हैं? 543 सीट्स पे होते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, सीट 550 है लेकिन इलेक्शन की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 245 पे होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। जैसे इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो ये लोग चले जाएंगे, इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो ये चले जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको अच्छे से। अब लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे पूछा जाता है इसका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, इसका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में अब डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, ये राज्यसभा के बेस पे होता है, तो ये भी आगे डिस्कस। इसका टेन्योर 5 साल का सभा के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ठीक है। और 14 डेज और बिल जाता है राज्यसभा के पास, लेकिन 14 डेज से ज्यादा वो बिल को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम फाइनेंशियल अथॉरिटी कहते हैं। इसके अलावा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। अपॉइंटेड चेयरपर्सन टू ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी एंड प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है कि दोनों पार्लियामेंट में जो 2 हाउस बताए मैंने, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में कोई डिस्प्यूट हो तो उस केस में एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही? आर्टिकल के बारे में मेंशन नहीं, मैं आर्टिकल भी आपको बताता। तो दोनों हाउसेस को मिला के ज्वाइंट सेशन किया जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब आते हैं ऑपरेशनल मशीनरी, जिसमें सेशन एंड कोरम। सेशन का मतलब होता है पूरे साल में अगर हम बात करें 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर। तो आप यहाँ देख सकते हो फरवरी से मई के बीच में होता है बजट, ठीक है। फिर आता है मानसून जुलाई से सितंबर, और फिर आता है विंटर यानी नवंबर से दिसंबर, 3 सेशन।
कोरम का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट में कम से कम 1/10 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी पार्लियामेंट चलेगी, अदरवाइज पार्लियामेंट नहीं चलेगी। कैसे मैं समझाता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया 543 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिस पर मैक्सिमम 550 है। हाँ ठीक है यार, मैंने बताया भाई, इसका अगर 1/10 अगर मोटा मोटा निकालो तो हम मान लेते हैं 55, ठीक है। तो कम से कम 55 मेंबर प्रेजेंट होंगे तो पार्लियामेंट स्टार्ट होगी, अदरवाइज पार्लियामेंट स्टार्ट नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसी में हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्त। होल्डिंग पावर टू अकाउंट एंड डेली प्रोसीजर। डेली प्रोसीजर का मतलब है कि बहस करना। जब आप देखते हो गलती से आपकी शादी हो गई, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है, स्पेशली आप जानते हो औरतें सब बहुत करती हैं, तो पुरुषों से क्वेश्चन पूछती हैं, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो क्वेश्चंस आप समझते हो, बेचारे पति सीधे साधे होते हैं, तो वो बेचारे बहुत तड़प रहे होते हैं, बयां करते हैं अपने दुख को, ठीक है। तो पहले तो उनसे ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो उसने ओरल आंसर दिया, ठीक है। रिक्वायर एन ओरल, अब पार्लियामेंट के बेस पे सोचो मेरे भाई, ठीक है, रिक्वायर एन ओरल आंसर ऑन द फ्लोर, आप ओरल आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये दुख बयां कर रहा हूं मैं उनके लिए जो भविष्य में देखने को मिलेगा इनको ऐसा। तो स्टेयर्ड क्वेश्चन आएंगे, दूसरे अनस्टेयर्ड, आपको टाइम मिलेगा, आप रिटन आंसर देखिए, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप ओरल आंसर देते हो तो यहाँ पे आता है स्टेयर्ड, और जब आप रिटन आंसर देते हो तो उसे बोलते हैं अनस्टेयर्ड। मेरी बात समझ में आ गई ना, तो ये चीज आपको ध्यान। इसके अलावा आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अर्जेंट मैटर रिक्वायरिंग लेस देन 10 डेज नोटिस। तो ये 3 तरीके के फाइनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका टेन्योर होता है 11 AM, ठीक है, जिसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। तो क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक शब्द आता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग मेंबर एक्सरसाइज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जो जब भी पार्लियामेंट स्टार्ट होती है उसका जो पहला आवर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट टू आस्क क्वेश्चन, 3 तरीके के क्वेश्चंस आवर पूछे जाते हैं। इसके अलावा 12 बज गए, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आवर आता है, फॉलो द क्वेश्चन, अ यूनिक Indian Parliament innovations not found in a former rule book used to spontaneous raise matter to extreme urgent public importance without the prior notice, ठीक है। तो 0 आवर में आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हो बिना कोई नोटिस के, बिना किसी उसके, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 आवर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पार्लियामेंट में बहुत सारे मोशंस आते हैं, तो जो आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आता है सेंसर मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट हमेशा अकाउंटेबल होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसे हम वार्निंग जोन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस सेवरल डिसअप्रूवल और स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी और स्पेसिफिक मिनिस्टर इट पास द गवर्नमेंट इज एम्बैरेस्ड बट डज नॉट हैव टू रिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंसर मोशन आता है जो कि एक इमरजेंसी के केस में होता है, जिसको हम लोग वार्निंग जोन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आता है एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर दैट सस्पेंड ऑल नॉर्मल बिजनेस टू डिस्कस अ डेफिनिट मैटर। सपोज करिए देश में ना अर्थक्वेक आ गया, मतलब जो नॉर्मल मीटिंग चल रही है, जैसे ये नॉर्मल मीटिंग चल रही है, इन सबको सडनली रोका जाएगा और इन पर उस, जैसे अभी छोटे मान लीजिए कोई अटैक हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस केस में यहाँ पे सारे मोशंस को रोक के एक मोशन स्टार्ट होता है जिसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन, जिसे हम बोलते हैं डिसरप्शन, डिस्टर्ब हो गया, मियां बीवी के बीच में बच्चा वहाँ रोने लगता है तो दिक्कत आ जाती है, फिर माँ बाप अपना प्यार छोड़ के बच्चों को प्यार देने लगते हैं, तो ये बुरा लगता है, ठीक है। अब कैसे समझाएं ऐसी दुख बड़ी दास्तान, ठीक है, रात में रो रहे हैं, पता लगा मम्मी पापा नाराज हो गए, ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट मोशन आता है, ठीक है। अब इसके बेस में हम बात करेंगे टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन जोन भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, द अल्टीमेट वेपन्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ लोकसभा, ठीक है, रिक्वायर 50 मेंबर सपोर्ट टू मूव इफ पास द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन इमीडिएटली। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का सीधा सा मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपने सरकार तो बना ली, जैसे छोटा आप तो प्यार कर लिए, लेकिन अगर मम्मी पापा सपोर्ट ना करे, ठीक है, तो आपको भाग के शादी करनी पड़ेगी, या तो आपके पास ऐसा कोई भयंकर रुतबा हो, एट्रीब्यूट हो कि माँ बाप कहें जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो ऐसा केस होता है। मैं फिलहाल मुद्दे की बात करता हूँ। अगर आपका बहुमत चला गया, बहुमत का मतलब है 50% से कम अगर आपको वोट मिले और आप अगर पार्लियामेंट में साबित नहीं कर पाए कि आपके पास 50% वोट है, उस केस में आपकी सरकार गिर जाएगी। आपको साबित करना पड़ेगा आप सच्चा प्यार करते हो, मतलब आपके पास 50% से ज़्यादा सीटें हैं,
भाई प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है। यानी आप साबित करके दिखा दो कि आप 50% प्लस लोग आपके साथ हैं तो आपकी सरकार बनी रहेगी, अदरवाइज सरकार गिर जाएगी। ऐसे मोशन को नो कॉन्फिडेंस, और ये कौन लेके आता है, देखिए पार्लियामेंट में जो एक होती है रूलिंग पार्टी, ठीक है, पार्लियामेंट लिखना है मेरे भाई, पार्लियामेंट जो होती है, ठीक है, इसमें होती है एक रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन। तो अपोजिशन जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी के बेस पे लेके आती है। जैसे अभी करंट टाइम में कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी के बिहाफ पे ला सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 केस बताए मैंने, सेंसर जो नॉर्मली बिजनेस आवर में चल रहा है, एडजॉर्नमेंट में ऐसा बताया है कि रात का मामला है, बच्चा बीच में बदतमीजी कर देता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी आपकी शादी को जायज या नाजायज ठहराया जा सकता है। तो कंडीशन आपको ध्यान रखना है, इसको हम एस्केलेशन लैडर या प्रेशर वैल्यू भी बोलते हैं। तो आई होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी में हम आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव इंजन यानी टाइप्स ऑफ बिल के बारे में, ठीक है। आप बच्चे पैदा कर लेते हो ये आपकी बात है, जैसे उसमें लड़का लड़की होते हैं, हाँ ठीक है मेरे भाई, कुछ लोग कह रहे हैं सर वो भी होते हैं, ठीक है, अरे वही यार जो ताली बजाते हैं, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं वो भी एक प्रोसेस के थ्रू आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली लड़का ही लड़की। वैसे पार्लियामेंट में बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल बेसिकली दो, या तो लोकसभा में पेश कर सकते हो या तो राज्यसभा में। मेरी बात समझ में आ गई? ये मतलब कोई भी इससे प्यार कर लेता है, मेरी बात समझ रहे हो? ये वेल्ला आदमी है, ठीक है, चाहे इसको लोकसभा में पेश कर दो चाहे राज्यसभा में। तो देखिए ऑर्डिनरी बिल अगर लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसके बाद ये जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में, और कैन ओरिजिनेट इन आइदर द हाउस। आइदर का मतलब किसी में से किसी में भी पास किया जा सकता है, किसी में से किसी मतलब लोकसभा या राज्यसभा में। इफ डेडलॉक अगर द प्रेसिडेंट, अगर मान लो दोनों में लड़ जाए मतलब दोनों में डिफेक्ट आ जाए कि ये ना भैया जो आपस में सहमति नहीं बन रही, तो उस कंडीशन में उसे डेडलॉक कहते हैं, और एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, और वो बुलाता है कौन, प्रेसिडेंट, लेकिन उसका जो हेड होता है वो स्पीकर ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मनी बिल जो होता है ये आर्टिकल 110 होता है, ये पैसा रोकड़े से लेना देना है, तो ये बेसिकली लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में तुम सहमत हो ठीक है, नहीं भगा ले जाएंगे, सीधी बात। प्यार का चक्कर कुछ ऐसा ही है, बाप माने तो माने नहीं तो भाग देंगे हम, सीधी बात समझ लो, ठीक है। तो मस्ट ओरिजिनेट, ठीक है, मस्ट ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। ये सिर्फ कहां पे आता है, राज्यसभा में। और जैसे कहते हैं फॉर्मेलिटी के लिए पापा से आशीर्वाद लेने, लव मैरिज कर लो यार, बात ही खत्म, हाँ करो या ना करो, ठीक है, करना तो है ही है। तो राज्यसभा है सेवरली रिस्ट्रिक्टेड पावर, इट कैन ओनली डिले द बिल फ्रॉम मैक्सिमम 14 डेज, 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। मेरी बात समझ में, बिल की बात हो रही है। इसके अलावा एक बिल और होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो हमारे देश का संविधान बना है, उस संविधान में अगर कोई चेंज होता है उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, और इसके लिए जो वोटिंग चाहिए, जैसे यहाँ पे 50% वोट से ये पास हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे 75% यानी कि 2/3 मेंबर राजी होने चाहिए इसमें, ठीक है। स्टेट असेंबली से भी डिस्कस किया जाता है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस रिक्वायर्ड 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी टू पास। मतलब ये कोई भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, एंड समटाइम्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन बाय हाउस ऑफ द, और कई बार स्टेट असेंबली से भी डिस्कस किया जाता है। तो वो नॉर्मल सी बात है, बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा का मेन रोल होता है। तो ये आपको टाइप्स ऑफ बिल ध्यान रखना है, दो मेन होते हैं, ऑर्डिनरी और मनी, ठीक है, और एक लास्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल और अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बताओ अभी लास्ट अमेंडमेंट कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, देखता हूँ तुम लोग का आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है, तुम्हारी बुक में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं पावर, ठीक है, लॉ एंड फाइनेंस के बारे में। तो एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा होता है फाइनेंशियल अथॉरिटी, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है क्या, मेक लॉ, ठीक है। तो लॉ को कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक्सक्लूसिव पावर, अभी मैंने शुरुआत में ही बात किया था कि लॉ यानी कि ये मम्मी, याद करो हम लोग कहाँ बने हैं, मॉम के पेट में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी है, और यहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कि कौन लेके आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट वाले आपको याद होगा रेसिड्यूसरी भी है, वो भी इसी में आ जाता है, कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट अंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार चीजें बदल जाती हैं, 3 तरीके की पावर होती है ना, नेशनल इमरजेंसी आता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी आता है, फाइनेंशियल होता है। तो नेशनल इमरजेंसी के केस में थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको,
ये आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट रूल आता है, राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव आता है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट लेवी टैक्सेस ऑन स्पेंड पब्लिक मनी विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। जो भी केस होते हैं पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद वो अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो अप्रूव्स द एनुअल यूनियन बजट, हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है, यहीं पे इसका डिस्कशन होता है, ठीक है। कंट्रोल द कंसोलिडेटेड फंड, अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसके अलावा कंटीजेंसी फंड होता है, बहुत सारे फंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ग्रांट सप्लीमेंट्री फंड इफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर मोर कैपिटल एंड मिड ईयर। जब पैसे की जरूरत होती है तो फाइनेंशियल अथॉरिटी कंसोलिडेटेड फंड का यूज करती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंट्रोल इलेक्शन एंड जस्टिस के बारे में। देखिए जैसे मैंने बताया ना, लास्ट में एक साउथ इंडियन मूवी है डीजे, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे मैं याद कराने का तरीका बताता हूँ, LEJ, लीजिए। तो लेजिस्लेटिव मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट लॉ, और जुडिशरी यानी कि जज करता है, जजमेंट करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट। लेकिन भारत में एक ही होता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, जो इंप्लीमेंट कर रहा है और जो लागू करा रहा है। अब वो बात अलग, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सारे बिल्स लागू करवाए गए, अब उन्हीं के अंडर पुलिस वगैरह है, ठीक है, प्रशासन है जो एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्वेश्चन आवर बजटरी कट्स एंड अल्टीमेटली द नो कॉन्फिडेंस मोशन। इलेक्टोरल पावर्स आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट मेंबर्स फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल पूछा जाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, ये ध्यान रखना। अगर प्रेसिडेंट ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर इंपीचमेंट आता है। जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं उनको उनके पद से हटाने, ऐसा नहीं तुम ब्रह्मा जी हो गए हो, ठीक है, अगर आप देश के सुप्रीम पोस्ट में बैठे हो और आपने कोई गलत काम किया तो आपको आपके पद से यानी आपकी पोस्ट से बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है, उस प्रोसेस को इंपीचमेंट कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? इट कैन बी रिमूव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। अगर संविधान यानी भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वायलेशन होता है तो आपके पद से हटाया जाएगा, तो उसे हम एग्जीक्यूटिव, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जुडिशरी का मतलब जजमेंट होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोकसभा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो मेन अथॉरिटी होती है, जो मेन पावर होती है, वो किसके पास होती है, लोकसभा के पास, ठीक है। तो फाइनेंशियल डोमिनेंस देखने को मिलता है, जो कि अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, अभी ये भी मैंने आपको समझाया है। न्यूमेरिकल ब्रूट फोर्सेस, ये भी मैंने आपको समझाया किस तरीके काम करती है। वहीं राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, लोकसभा बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए तो इनको कंट्रोल करने के लिए राज्यसभा बनाई है। मेरी बात समझ में आई? पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े न हो तो कभी कभी साली बीच में बोल देती है, जीजा जी बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, लोकसभा बहुत ताकतवर ना हो जाए तो राज्यसभा हर, जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी का एग्जाम्पल दें, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें, तो ये लोग क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। डिफेंड का मतलब होता है रोकते हैं। तो स्टेट, ठीक है, लिस्ट ओवरराइड कैन एम्पावर द पार्लियामेंट to make law of the state list of if deemed the national importance। कई बार देश के लिए हितकारी होता है तो राज्यसभा में भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू क्रिएट न्यू नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे IAS, IPS, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और लास्ट आपको देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि तीनों में बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी पार्लियामेंट जो होती है, जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, इसमें बैलेंस को मेंटेन करते हैं और बैलेंस को चेक एंड बैलेंस बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूनियन लेजिस्लेचर इज नॉट द merely a factory that print law, it is a central stabilizing mechanism of the Indian Republic। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है, चेक द एग्जीक्यूटिव। मैंने नो कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत अच्छे समझाया है, फाइनेंशियल स्टारवेशन के बारे में भी समझाया है, इंश्योर द प्राइम मिनिस्टर एंड आंसर टू द, देखिए प्राइम मिनिस्टर रिस्पांसिबल होता है, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू अगर उसने इस्तीफा दिया तो माना जाएगा जितने भी लोग हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब के सब को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये चीज आपको ध्यान रखना है। Check the judiciary the power of impeachment, ensure the judge to remain bound the constitution।
चाहे देश का सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया तो वो बाध्य है अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। तो ये भी मैंने आपको बताया है। प्रोटेक्ट द स्टेट, द राज्यसभा इंश्योर द यूनिटरी बेस ऑफ द सेंटर, नेवर कंप्लीटली क्रशेस द फेडरल राइट ऑफ द रीजन। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो ये बेसिकली, और ये चीज आपको ध्यान रखना है, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी ऑफ द वे, ठीक है। तो आई होप सो मैंने एक शॉर्टकट में इस चैप्टर को खत्म किया है ताकि आपको ये चीजें समझ में आ गए। और आपको कैसा लगा चैप्टर, मेरा लेक्चर सुन के? अगर आपका ऐसे ही प्यार और मोहब्बत मिलती रहेगी तो और भी वीडियो में लाते रहूंगा। धन्यवाद।